आज हम गुप्त काल में विज्ञान का विकास भाग 6 के अंतर्गत चिकित्सा विज्ञान का अध्ययन करेंगे। भारतीय चिकित्सा विज्ञान का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। एक जीवनोपयोगी विषय के रूप में आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान अति प्राचीन काल से ही सम्मान पाता रहा है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के क्रमशः 4 उपवेद कहे गए हैं, जिन्हें आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद और अथर्ववेद अर्थात अर्थशास्त्र के नाम से जाना जाता है। यदि पारलौकिक जीवन की सर्वार्थ सिद्धि वेदों में है, तो ऐहिक जीवन की पूर्णता के समग्र साधन उपवेदों में वर्णित हैं। ऋग्वेद में आयुर्वेद के जन्मदाता दिवोदास, भारद्वाज और अश्विनी कुमार आदि आचार्यों एवं परम ऋषियों का उल्लेख मिलता है। अथर्वाण मंत्रों में राक्षस को रोग उत्पन्न करने वाला और मंत्रों द्वारा रोग निवृत्ति के तरीके भी बताए गए हैं। सर प्रफुल्ल चंद्र डे ने आयुर्वेद के इतिहास का काल विभाजन करते हुए कुछ नई मान्यताएं रखी हैं, जिनका निष्कर्ष यह है कि वैदिक युग की हिंदू चिकित्सा पद्धति में अनेक न्यूनताएं थीं। चरक से पूर्व चिकित्सा पद्धति का प्रायः सर्वथा अभाव था। ऐसा माना जाता है कि आयुर्वेद विज्ञान के प्रथम प्रवर्तक ब्रह्मा थे। उनसे यह ज्ञान प्रजापति ने सीखा। प्रजापति से अश्विनी कुमारों ने, अश्विनी कुमारों से इंद्र ने सीखा और इंद्र के पास दीर्घजीवी होने का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से महर्षि भारद्वाज गए। उन्होंने इस विज्ञान को सीखकर भारत में इसका प्रचार किया। इसी वैद्यक परंपरा में चरक का नाम भी आता है, जो आयुर्वेद विज्ञान के प्रणेता थे। अधिकांश आधुनिक विद्वान चरक को कनिष्क का समकालीन मानते हैं। चरक ने ही चरक संहिता का प्रणयन किया था। आयुर्वेद की उपलब्ध ग्रंथों में चरक संहिता ही सबसे प्राचीन ग्रंथ है। चरक के पश्चात सुश्रुत द्वारा प्रणीत सुश्रुत संहिता शल्य चिकित्सा का प्रधान ग्रंथ है। चरक और सुश्रुत से उतर कर आयुर्वेद में जो कार्य गुप्तकालीन वाग्भट ने किया, वह किसी और से नहीं हो सका। आचार्य वाग्भट आयुर्वेद की समस्त साहित्य में आचार्य वाग्भट का नाम बड़ी प्रतिष्ठा से लिया जाता है। वाग्भट की लेखनी से जो वाक्य लिखा गया, वह मानो मंत्र बन गया। उनके छोटे छोटे वाक्यों के संदर्भ समाये हुए हैं। अनेक बिखरे हुए तत्वों को संग्रहित कर उनकी सुंदर श्रृंखला तैयार कर देने में वाग्भट अत्यंत सिद्धहस्त थे। उनकी इस योग्यता की समता करने वाला एक भी आचार्य आयुर्वेद में नहीं है। दोष, रोग और चिकित्सा का जो समीकरण उन्होंने स्थान स्थान पर किया है, प्राचीन से लेकर अर्वाचीन तक किसी अन्य विद्वान से वह नहीं बन सका। आयुर्वेद में वाग्भट के लिखे 2 महाग्रंथ मिलते हैं। पहला अष्टांग संग्रह और दूसरा अष्टांग हृदय। अष्टांग संग्रह में अपने व्यक्तिगत परिचय के संबंध में थोड़ा सा लिखा है। इस ग्रंथ के अनुसार उनका जन्म सिंधु देश में हुआ था। उनके पितामह का नाम भी वाग्भट ही था। वे भी विद्वान और ख्यातिनामा वैद्य थे। इसी कारण आचार्य वाग्भट ने उन्हें भी पेशवर विशेषण देकर स्मरण किया है। इन पेशवर वाग्भट के पुत्र सिंहगुप्त हुए और इन सिंहगुप्त के पुत्र हमारे वर्णनीय आचार्य वाग्भट थे। यह परिवार सिंध के किस नगर में रहता था तथा आचार्य वाग्भट ने जन्म लेकर किस नगर को सौभाग्य संपदा प्रदान की, इसका अभी तक कोई निश्चित प्रमाण नहीं है। उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि जिस परिवार में उन्होंने जन्म लिया, वह विद्या, त्रति तथा
योग्य वैद्यों का परिवार था। अष्टांग संग्रह में वाग्भट ने इस बात का भी उल्लेख किया है कि उन्होंने किन गुरुओं से शिक्षा प्राप्त की। वाग्भट ने लिखा है, मुझे ज्ञान देने वाले प्रथम गुरु अवलोकितेश्वर हैं। दूसरे उनसे भी गुरुतर मेरे पिता ही हैं, जिन्होंने मेरी बुद्धि में ज्ञान का प्रकाश किया। शास्त्र के अष्टांग विवेचन तथा उसके तत्व निर्णय का जो कार्य मैं सुचारू रूप से कर सका हूँ, यह उन्हीं गुरुओं के आशीर्वाद का फल है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि वाग्भट के पिता सिंहगुप्त भी प्रतिभाशाली विद्वान और चिकित्सक थे। वाग्भट के ग्रंथों पर दृष्टि डालने से प्रतीत होता है कि उस समय आयुर्वेदाचार्यों के दो संप्रदाय थे, पहला चरक संप्रदाय और दूसरा सौश्रुत संप्रदाय। वाग्भट चरक संप्रदाय के अनुयायी थे। चरक संप्रदाय के संस्थापक स्वयं चरक ही थे, जो ईसा से 200 वर्ष पूर्व कश्मीर में आविर्भाव हुए थे। सौश्रुत संप्रदाय के अग्रणी बोधिसत्व नागार्जुन थे, जो प्राय ईसा की प्रथम शती में हुए थे। चरक से पूर्व आत्रेय, पुनर्वसु और धन्वंतरी के संप्रदाय थे। चरक ने अग्निवेश तंत्र का प्रतिसंस्कार किया और नागार्जुन ने सुश्रुत संहिता का प्रतिसंस्कार किया। वाग्भट ने दोनों का मध्यवर्ती मार्ग का अनुसरण किया। इस युग से पूर्व तक चिकित्सा शास्त्र में काष्ठादि औषधियों का प्रयोग ही प्रधान रूप से होता था। धातुओं का प्रयोग कच्चे रूप में ही किसी प्रकार उन्हें जीर्ण करके यदाकदा कर लिया गया था, परंतु नागार्जुन ने गहरे अनुसंधान के बाद यह सिद्ध किया कि धातु भी सेंद्रिय बनाकर भस्म किए जा सकते हैं और रोगों पर उनका निरापद प्रयोग हो सकता है। फिर भी तत्कालीन आयुर्वेदाचार्यों ने इस अनुसंधान को कोई विशेष महत्व नहीं दिया, बल्कि सुश्रुत और चरक के काष्ठादि एवं रसायन प्रयोगों को अधिक महत्व दिया। वाग्भट ने अपने ग्रंथों में रस शास्त्र के प्रयोगों को नहीं के बराबर स्थान दिया। काष्ठौषधि चिकित्सा प्राचीन एवं परखी हुई प्रणाली थी, अतः षड रसों मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और काषाय के रासायनिक विज्ञान पर आधारित थी। अतः वाग्भट नवीन रासायनिक विद्या से संतुष्ट नहीं हुए, अतः प्राचीन शैली के समर्थक चरक संप्रदाय के पोषण में ही उन्होंने अपनी सारी शक्ति लगा दी। चरक आत्रेय संहिता का जो प्रतिसंस्कार किया था, वह वाग्भट के समय तक अस्त व्यस्त और निष्प्रभ प्रतीत होने लगा था। सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज्यवैद्य भट्टारक हरिश्चंद्र की व्याख्या से भी यह व्यवस्थित और प्रभावशाली नहीं हो पाता यदि वाग्भट की लेखनी प्रतिभामयी प्रगति लेकर अवतूर्ण न होती। अनेक बिखरे हुए ग्रंथों का सुबोध और विद्वतापूर्ण संकलन करके वाग्भट ने गागर में सागर भर दिया। रसों और दोषों का जो विशद और योग्यतापूर्ण विवेचन वाग्भट ने किया, वह महर्षियों के ग्रंथों से भी अधिक सरल और सुगम है। वाग्भट के समय तक चरक, सुश्रुत, काश्यप, निमि, अग्निवेश, हारित तथा पाराशर आदि प्राचीन संहिताएं उपलब्ध थी। वाग्भट ने सभी के विचारों का संकलन कर चरक संहिता के सिद्धांतों का समर्थन किया। वाग्भट ने एक स्थान पर लिखा है, आंवले का रस, शहद, मिश्री और शुद्ध घृत का लेप बनाकर पथ्य भोजी रहकर नियम से सेवन करने वाले पुरुष के जरा विकार नष्ट हो जाते हैं। राजा का वैद्य किन गुणों से हो युक्त हो, इस प्रश्न का विवेचन करते हुए वाग्भट ने 3 गुणों का प्रमुख उल्लेख किया है। वह दयालु हो, चिकित्सा में क्रिया कुशल हो, वैदिक आचार मर्यादा का पालन करने वाला हो। वाग्भट कश्मीर के राजभवन में राजा को अन्नपान व्यवस्था के अधिकारी थे। अष्टांग हृदय में उन्होंने अन्नपान रक्षाध्याय से यह ध्वनि निकलती है।
अध्याय का उपक्रम और उपसंहार राजभवन को दृष्टि में रखकर ही लिखा गया है। राजाओं की महानस का सुंदर चित्रण उसमें प्रस्तुत हुआ है। इस प्रसंग में वाग्भट के दो प्रयोग अत्यंत उल्लेखनीय हैं। विष खा लेने के कारण हृदय के अवसाद को रोकने के लिए मधु के साथ ताम्र भस्म का प्रयोग। दूसरा, रक्त में मिश्रित विष के प्रभाव को शरीर धातुओं से दूर करने के लिए गोदुग्ध के साथ थोड़ी थोड़ी करके 3 मासी स्वर्ण भस्म खिलाना चाहिए। ताम्र भस्म की मात्रा वाग्भट ने नहीं लिखी, किंतु उसके बाद स्वर्ण भस्म की चर्चा करते हुए 3 मासा सामान्य मात्रा दी है। इसलिए ताम्र भस्म की मात्रा भी 3 मासी ही होनी चाहिए। अष्टांग हृदय में वाग्भट ने लिखा है कि 2-2 रत्ती की एक मात्रा बनाकर प्रातः और सायं देने में यह पूर्ण मात्रा 6 दिन में देना उचित होगा। फिर आयु और बलाबल देखकर वैद्य स्वयं इसका निर्णय कर सकते हैं। क्योंकि मात्रा का अवस्थान संभव नहीं है, यद्यपि चरक के उपदेशों को ही वाग्भट ने अपना आधार बनाया है, तो भी यह नहीं कहा जा सकता कि वाग्भट मौलिक नहीं है। रस दोषों का वैज्ञानिक विवेचन जो वाग्भट ने दिया है वह अन्यत्र दुर्लभ है। वाग्भट के युग में किन विचारों का संघर्ष चल रहा था, उन्हें दृष्टि में रखकर उन्होंने मनुष्य की प्रकृति का वैज्ञानिक विश्लेषण दिया है। वात प्रकृति पुरुष बलवादी, नास्तिक, झगड़ालू और पेटू होते हैं। पित्त प्रकृति सच्चरित्र, बलवान, प्रेमी, बुद्धिमान, विद्वान तथा धर्माधर्म के झगड़े से अलग रहते हैं। कफ प्रवृत्ति सुंदर, धर्मात्मा, स्थिरचित, श्रद्धालु, प्रेमी, उपेक्षाशील, दूरदर्शी, भक्त तथा आस्तिक होते हैं। उनकी धारणा थी कि प्रकृति में दोषों के स्वाभाविक उतार चढ़ाव होते हैं और तदनुसार सामाजिक विचारधाराएं चला करती हैं। वाग्भट के अनुसार धार्मिक उतार चढ़ाव के प्रयास काफी नहीं है, बल्कि स्वाभाविक है। वाग्भट प्रकृति के प्रत्येक पदार्थ को स्वास्थ्य का संदेशवाहक मानते थे। उनका सदुपयोग हमें ज्ञान होना चाहिए। उनके अनुसार औषधि का गुण प्रत्येक द्रव्य में है। चरक संहिता में चिकित्सा के 2 भेद बताए गए हैं, संशोधन और संशमन। दोनों की लंबी लंबी व्याख्याएं दी हैं, किंतु वाग्भट ने लिखा है, शरीर में होने वाले दोषों का वात, पित्त, कफ शोधन करना हो तो वात में वस्ति, पित्त में विरेचन और कफ में वमन एवं शवन करना हो तो क्रम से तेल, घी और मधु खिलाइए। बस आयुर्वेद चिकित्सा का यही सार है। वाग्भट के युग तक आयुर्वेद में जड़ी बूटियों के अतिरिक्त पारद, लौह, उपलौह का प्रयोग भी होने लगा था। उस युग तक लौह संज्ञा के अंतर्गत चांदी, तांबा, सीसा, पीतल तथा लोहा, इन 5 धातुओं की गणना होती थी। सोना लौह नहीं था, वह इन 5 से भिन्न स्वतंत्र धातु था, क्योंकि उसकी रासायनिक प्रक्रिया 5 से भिन्न है। यह निश्चित है कि रासायनिक प्रक्रिया के बारे में उस युग के वैज्ञानिकों की जानकारी बड़ी चढ़ी थी। वाग्भट के समय पारद का प्रयोग निर्विवाद और सर्वसम्मत नहीं हो सका था। अतः वाग्भट ने औषधियों के वर्णन में पारद का उल्लेख नहीं किया है। गुप्त काल में विज्ञान की विभिन्न शाखाओं का उल्लेखनीय विकास हुआ है। उनका संकलन वैज्ञानिक ग्रंथों में हुआ है। इस काल के प्रमुख गणितज्ञ ज्योतिष विज्ञान में भी निपुण थे, अतः इन शाखाओं का समुचित विकास हुआ। आर्यभट्ट और वराहमिहिर इसमें विशेष महत्व रखते हैं। इसके अतिरिक्त भास्कर तथा ब्रह्मगुप्त के भी ग्रंथ उल्लेखनीय हैं। आर्यभट्ट का गणित के क्षेत्र में विशेष स्थान केवल इसलिए नहीं है कि उन्होंने सबसे पहले गणित ज्योतिष की समस्याओं को उठाया, बल्कि इसलिए भी है
कि उनके द्वारा बताए गए बुनियादी गणित सिद्धांतों का आने वाली शताब्दियों के गणितज्ञों ने अनुसरण किया। यह उन्हीं के प्रयत्नों का परिणाम था कि ज्योतिष को गणित से अलग शास्त्र माना गया। उनका विश्वास था कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है तथा इसकी छाया चंद्रमा पर पड़ने के कारण ग्रहण पड़ता है। बाद में ज्योतिषियों ने उनके क्रांतिकारी विचारों की आलोचना की, क्योंकि इस संबंध में परंपराओं और धर्म के विरुद्ध वे नहीं जाना चाहते थे। परंतु इस काल के ज्योतिष में आर्यभट्ट के विचार का सबसे अधिक वैज्ञानिक थे। आर्यभट्ट के सिद्धांत को भास्कर प्रथम ने उन पर टीकाएं और स्वतंत्र ग्रंथ लिखकर ख्याति प्रदान की। वह ब्रह्मगुप्त का समकालीन और स्वयं भी खगोल शास्त्री था। गुप्त काल में औषधि शास्त्र का सैद्धांतिक पक्ष तो प्रबल हुआ, किंतु औषधि ज्ञान में अधिक वास्तविक प्रगति नहीं हुई। 6ठी शताब्दी में वाग्भट ने आयुर्वेद की प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय की रचना की। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आयुर्वेद का विद्वान चिकित्सक धन्वंतरी था। प्राचीन काल में अनेक धन्वंतरी हुए। यह धन्वंतरी कौन सा था, यह कहना कठिन है। इसके अतिरिक्त नवनीतकम नामक आयुर्वेद ग्रंथ की रचना भी इसी काल में हुई थी। पालकप्य नामक चिकित्सक ने हस्त्यायुर्वेद नामक ग्रंथ की रचना की, जो हाथियों के रोगों और चिकित्सा से संबंधित थी। घोड़ों की चिकित्सा पर भी ग्रंथ लिखे गए, क्योंकि घोड़े व हाथी सेना के आवश्यक अंग थे। भारतीय चिकित्सा विषयक ज्ञान का प्रचार पश्चिमी एशिया में हुआ और एक फारसी चिकित्सक भारतीय औषधि शास्त्र के अध्ययन के लिए 6ठी शताब्दी में भारत आया। शल्य शास्त्र का ज्ञान भी चिकित्सकों को था। भौतिक एवं रसायन विज्ञान में भी अध्ययन हुए। वैशेषिक शाखा में अणु सिद्धांत का प्रतिपादन और प्रचार किया। बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन रसायन और धातु विज्ञान का विद्वान था। उसने यह प्रमाणित किया कि सोना, चांदी, तांबा आदि खनिज पदार्थों के रासायनिक प्रयोगों से रोग का निवारण हो सकता है। किंतु कुछ विद्वान बोधिसत्व नागार्जुन का काल ईसा की 7वीं शताब्दी मानते हैं, जिसका उल्लेख अल-बरूनी ने किया है। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भी लिखा है कि मेरे भारत आने से 700-800 वर्ष पूर्व शांतिदेव तथा अश्वघोष की भांति महाविद्वान बोधिसत्व नागार्जुन हुए थे, जो रासायनिक विद्या के प्रभाव से पत्थर को भी सोना बना देते थे। रास्तरंगिणी ने लिखा है कि भगवान बुद्ध के प्राय 150 वर्ष पश्चात महाविद्वान आचार्य नागार्जुन हुए थे। इन लेखों से स्पष्ट है कि नागार्जुन नाम के कई व्यक्ति हुए थे। अधिकांश विद्वानों की मान्यता है कि गुप्त शासन से पूर्व सातवाहनों के काल में ये रसायन शास्त्री नागार्जुन हुए थे। इस काल में धातु विज्ञान की भी उन्नति हुई। मेहरौली का लौह स्तंभ रसायन शास्त्र में धातु विद्या विज्ञान का एक उत्कृष्ट नमूना है। इसके लोहे में कुछ ऐसी धातुएं हैं और रसायनों का मिश्रण है कि उस पर आज तक वर्षा, पानी आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बिहार के सुल्तानगंज से प्राप्त बुद्ध की खड़ी तांबे की प्रतिमा है, जो 7.5 फुट ऊंची और 1 टन वजन की है। कहा जाता है कि वराहमिहिर ने वनस्पति विज्ञान एवं जीव विज्ञान का गहन अध्ययन किया था। दुर्भाग्य से इन विषयों पर हमें कोई ग्रंथ उपलब्ध नहीं होता है। इस प्रकार गुप्त काल में चिकित्सा विज्ञान और अन्य दूसरे विज्ञानों में पर्याप्त उन्नति हुई।